हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अभिषेक एकेडमिक्स। मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ पोएम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th फ्रॉम देयर इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट। दिस इज योर पोएम नंबर 3, अ टाइगर इन अ जू, written and composed by Leslie Norris. So in this video, I'll read the poem and explain it to you. I'll also discuss about the difficult word meanings and the literary devices that have been used in this poem. एंड वीडियो के एंड में मैं आपको इस पोम की एक शॉर्ट समरी भी बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टाइगर इन अ जू, जैसा कि टाइटल देख के पता चल रहा है कि एक टाइगर के बारे में है जो कि जू में रहता है। इन दिस पोम द पोएट कंपेयर्ड बिटवीन टू टाइगर्स, वन हु लिव्ड इन हिज नेचुरल सराउंडिंग्स एंड वन हु लिव्ड इन जू। तो इस पोएम में पोएट ने दो टाइगर्स के बीच में कंपेयर किया है, एक जो कि अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है मतलब फॉरेस्ट में रहता है, और एक जो कि जू में रहता है यानी कि उसको कैद कर रखा है। अब पोएट ने यहाँ पे जो कंपैरिजन किया है उसमें ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि वो अलग अलग टाइगर्स के बारे में बात कर रही हैं या फिर उसी टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जू में बंद है। कंपैरिजन यहाँ किया गया है टाइगर की लाइफ को लेकर कि एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल सराउंडिंग्स में रहता है, उसके बिहेवियर में, उसकी लाइफ स्टाइल में कितना अंतर होता है उस टाइगर से जो कि जू में रहता है। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए पोएम को स्टार्ट करते हैं पहले स्टेंजा के साथ। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. Stalks means follows, but here stalks refers to walk of a tiger. Vivid means bright colored. Pads means paws of a tiger यानी कि टाइगर के पंजे, and rage means anger. तो इस स्टैंजा में पोएट हमें जू के टाइगर के बिहेवियर के बारे में बता रहे हैं कि एक जू के टाइगर का बिहेवियर कैसा है। तो अगर आप कभी जू गए हों और आपने केज में टाइगर को देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा कि टाइगर की जो स्किन होती है वो बहुत ही ब्राइट कलर्ड होती है यानी विविड होती है, जिस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स यानी कि धारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि टाइगर जिसकी स्किन ब्राइट कलर्ड है और उसकी स्किन पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, वो अपने वेलवेट जैसे मुलायम पंजों के साथ गुस्से में अपने केज में इधर उधर अकड़कर घूम रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through the long grass near the water hole where plump deer pass. Lurking means होता है to be hidden as to wait for your prey, मतलब अपने शिकार के लिए छुपकर ताक लगाकर बैठना ताकि जब शिकार आपके सामने आए तो आप छुपकर उस पर हमला कर सके। तो इस सेकंड स्टेंजा में पोएट हमें फॉरेस्ट के टाइगर के बिहेवियर के बारे में बताते हैं कि वो टाइगर जो कि जू में बंद है, अगर वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स यानी फॉरेस्ट में होता तो वो क्या कर रहा होता, या फिर वो कहते हैं कि एक टाइगर जो कि जू में बंद है वो अपनी केज में बैठा है और इधर उधर गुस्से में घूम रहा है, उसको क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, उसको अंधेरे में लंबी लंबी घासों में खिसकते हुए ताक लगाकर किसी वाटर होल यानी रिवर या फिर पॉन्ड के पास में बैठना चाहिए ताकि जब वहाँ से प्लम्प डियर मीन्स मोटा सा हिरन, ताकि जब वहाँ से कोई मोटा सा हिरन पास हो तो वो उस पर अटैक कर सके और उसका शिकार कर सके यानी उसको एज अ प्रे मार सके। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Snarling means warning sound made by animals. जब एनिमल्स गुर्राते हैं गुस्से में तो साउंड को कहते हैं स्नार्लिंग। बेरिंग मीन्स अनकवर्ड मतलब दिखाते हुए, एंड फैंग्स शार्प टूथ ऑफ अ एनिमल, जो एनिमल्स की कैनाइन टीथ होते हैं नुकीले वाले, इनको यहाँ पे पोएट ने कहा है फैंग्स। तो उस टाइगर को और क्या करना चाहिए, तो पोएट कहते हैं कि उसको गुर्राते हुए घूमना चाहिए उन हाउसेस के आसपास
जो कि जंगल के किनारे बसे हुए हैं, और गुर्राते हुए उसको क्या करना चाहिए, उसे अपने अनकवर्ड फैंग्स दिखाने चाहिए, मतलब नुकीले दांत दिखाने चाहिए, अपने पंजे दिखाने चाहिए, और गांव वालों को टेरराइज यानी डराना चाहिए। But he is locked in a concrete cell. His stand behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Concrete cell means ब्रिक्स और सीमेंट से बना हुआ एक सेल। तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि एक टाइगर को क्या करना चाहिए था, उसको स्नार करते हुए विलेजर्स को डराना चाहिए था, उसको घास में छिपकर शिकार करना चाहिए था। लेकिन अब उसके साथ हो क्या रहा है, इस स्टैंजा में वो फिर से हमें जू के टाइगर के हाल के बारे में बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि उसको क्या किया गया है, एक कॉन्क्रीट सेल में लॉक कर दिया गया है, और उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी उसकी ताकत थी, वो बार्स बार्स मीन्स ये सलाखें, वो सलाखों के पीछे अब कैद हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और अब वो टाइगर क्या करता है, वो बस अपने केज में इधर उधर घूमता है और विजिटर्स को इग्नोर करता रहता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. पेट्रोलिंग मीन्स टू गार्ड या फिर टू विजिल। जब इंस्पेक्शन करने के लिए जो गाड़ी आती है गश्त लगाने के लिए, उस कार को कहते हैं पेट्रोलिंग कार। तो पोएट इस स्टैंजा में हमें बताते हैं कि उस टाइगर को जू में जो लास्ट वॉइस सुनाई देती है वो एक पेट्रोलिंग कार की होती है, जो कि रात में गश्त लगाने इंस्पेक्शन के लिए निकलती है वहाँ से। और उस कार के जाने के बाद वो टाइगर क्या करता है, वो अपनी ब्रिलियंट यानी कि चमकदार आंखों से रात में चमकते हुए सितारों को देखता रहता है, और इसी तरीके से उसका दिन खत्म हो जाता है। सो इन दिस पोएम अ टाइगर इन अ जू, पोएट ने क्या किया है, एक टाइगर को दो सिचुएशंस में रखा है। फर्स्ट एक तो जिसमें वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स यानी फॉरेस्ट में है, और सेकंड जिसमें वो जू में बंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बताते हैं पहले स्टैंजा में कि वो क्या करता है, टाइगर अपने केज में गुस्से में इधर उधर घूमता रहता है। फिर सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा में वो उनको बताते हैं कि उस टाइगर को क्या करना चाहिए था। तो पोएट कहते हैं कि टाइगर को क्या करना चाहिए, उसको रात के अंधेरे में लंबी लंबी घास में खिसकते हुए मोटे मोटे हिरणों का शिकार करना चाहिए किसी वाटर होल के पास में, या फिर उसको अपने नुकीले दांत और अपने खतरनाक पंजे दिखाकर गुर्राते हुए जंगल के किनारे बसे गांव में घरों के आसपास घूमना चाहिए और गांव वालों को डराना चाहिए। तो लास्ट में पोएट अब हमें बताते हैं कि अब वो नेचुरल सराउंडिंग में तो अपनी है नहीं, वो एक जू में कंक्रीट सेल में बंद है, और उसकी जितनी भी ताकत है वो सारी बार्स के पीछे छिप गई है। अब वो जू में क्या करता है, वो इधर उधर अपने केज में ही घूमता है, और जो विजिटर्स उसको देखने आते हैं उनको इग्नोर करता रहता है। जब पेट्रोलिंग कार्स वहाँ से निकलती हैं तो वो उसकी आवाज़ को सुनकर और अपनी ब्राइट आइज से चमकते हुए स्टार्स को देखकर सो जाता है, और इस तरीके से उसका दिन खत्म होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पोएम है जिसमें कि बहुत ही डीप मीनिंग था। पोएट ये कहना चाहते थे कि कोई भी इंसान या कोई भी जानवर है उसको हमेशा अपनी नेचुरल सराउंडिंग में ही रखना चाहिए। अगर वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में रहेगा तो वो खुश रहेगा, लेकिन अगर आप उसको कैद कर लोगे तो उसकी खुशी, उसका जो नेचुरल बिहेवियर है वो कहीं पर खो जाता है। ऐसे कि अगर किसी ह्यूमन को ही जो कि घूमने फिरने का शौकीन हो आप एक कमरे में बंद कर दो, तो धीरे धीरे उसका जो नेचुरल बिहेवियर होगा वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब पोएम में यूज हुई राइम स्कीम के बारे में जान लेते हैं। सो द पोएम अ टाइगर इन अ जू अपने हर स्टैंजा में एक ही राइम स्कीम को फॉलो करती है, और वो राइम स्कीम है ABCV। तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से राइम स्कीम निकली है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है स्ट्राइप्स, जिसको हमने डिनोट कर दिया है A से। केज एंड रेज आपस में राइम कर रहे हैं तो इनको हमने इनिशियल्स दिए हैं B, एंड क्वाइट को इनिशियल दिया गया है C। तो जो यहाँ पर राइम स्कीम बनती है वो राइम स्कीम बनी है ABCB। इसी तरीके से सेकंड स्टैंजा में शैडो को दिया गया है A, ग्रास एंड पास आपस में राइम हो रहे हैं तो उसको इनिशियल्स दिए हैं B, एंड होल इज डिनोटेड एज C। सो सेकंड स्टैंजा की भी राइम स्कीम बनती है ABCB।
उसी तरीके से थर्ड स्टैंजा में हाउस को ए एंड एज एंड विलेज राइम कर रहे हैं तो उनको बी और क्लॉज को डिनोट किया है सी से। एंड फोर्थ स्टैंजा में नाइट को ए, कार्स एंड स्टार्स आपस में राइम कर रहे हैं तो उनको डिनोट किया गया है बी से एंड आइस को सी से। तो इन दोनों में भी राइमिंग स्कीम बनती है ABCB और ABCD की। तो इस तरीके से इस पूरे ही पोएम में ABCB राइम स्कीम का यूज़ किया गया है। चलिए अब जान लेते हैं इस पोएम में कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ किया गया है। फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो इस पोएम में यूज हुआ है वो है कॉन्सोनेंस। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। यहाँ पर स्टॉक्स, हिज और स्ट्राइप्स में एस साउंड बहुत प्रोमिनेंट है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटेशन को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंस। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस का यूज हुआ है। सेकेंड लिटरेरी डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज हुआ है वो है एसोनेंस। एसोनेंस होता है रिपीटेशन ऑफ अ वॉवल साउंड इन अ लाइन। यहाँ पर इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यहाँ पर आई साउंड जो कि एक वॉवेल साउंड है उसका रिपीटेशन बहुत ही प्रोमिनेंट है तो यहाँ पर हुआ है एसोनेंस लिटरेरी डिवाइस का यूज़। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर, जिसमें किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, जिसका यूज़ हुआ है पैड्स ऑफ वेलवेट में। जहाँ पर पैड्स यानी कि टाइगर के जो पॉज हैं उनको वेलवेट जो कि एक फैब्रिक होता है मुलायम सा उससे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस इस स्टैंजा में यूज हुआ है वो है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन होता है जब दो वर्ड्स जो कि एक दूसरे से अपोजिट मीनिंग रखते हैं उनको एक साथ रखा जाता है तो वहाँ होता है ऑक्सीमोरन। क्वाइट मीन्स होता है शांत और रेज मीन्स होता है एंगर। तो क्वाइट एंड रेज ये दोनों ही मीनिंग में एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं तो यहाँ पर यूज हुआ है ऑक्सीमोरन का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज हुआ है वो है इंजैपमेंट। इंजैपमेंट इज अ कंटिन्यूशन टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क्स। यहाँ पर ही स्टॉक से लेकर हिज केज तक कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं हुआ है। सेम सेंटेंस दो लाइंस में कंटिन्यू हुआ है तो यहाँ पर यूज है इंजैपमेंट का। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो इस स्टैंजा में वो है इमेजरी। नेक्स्ट स्टैंजा ही शुड से लेकर डियर पास। इसमें जो पहला लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड इन स्टार्टिंग ऑफ अ वर्ड। कॉन्सोनेंट्स में भी कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीटिशन होता है लेकिन वहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड की स्टार्टिंग में ही आए, वो वर्ड के बीच में या फिर लास्ट में या स्टार्टिंग में कहीं पर भी आ सकता है। यहाँ पर प्लम्प और पास, पास और प्लम्प दोनों की स्टार्टिंग पी साउंड से हुई है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है वो है एलिट्रेशन। साथ ही यहाँ पर कॉन्सोनेंस लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो इस स्टैंजा में है वो है इंजैपमेंट जो कि है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास से वेयर प्लम्प डियर पास तक, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क का यूज नहीं किया गया था। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इमेजरी जो यूज हुआ है लर्किंग इन शैडो में। थर्ड स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं उनमें से पहला है एसोनेंस। एसोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ अ वॉवेल साउंड। शुड, अराउंड एंड हाउस, यहाँ पर ओ साउंड जो कि एक वॉवेल साउंड है बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पर एसोनेंस का यूज किया गया है। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड जिसका यूज किया गया है हिज फैंक्स हिज क्लॉज में, जहाँ पर एस जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है बार बार रिपीट हुई है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज हुआ है वो है ऑनोमाटोपिया। ऑनोमाटोपिया क्या होता है? यूजिंग वर्ड विच डिनोट साउंड। ऐसे वर्ड्स का यूज करना जो कि किसी साउंड को डिनोट करते हैं जिससे कि हम क्रीचर को पहचान सकते हैं। तो इसका यूज हुआ है स्नार्लिंग वर्ड में। स्नार्लिंग होती है गुर्राने की आवाज़ जो कि एनिमल्स बनाते हैं। उसके बाद इस स्टैंजा में यूज हुआ है इंजैपमेंट जो कि यूज किया गया है ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउस एट द जंगल्स एज में, जहाँ पर एक ही सेंटेंस दो लाइन में कंटिन्यू हुआ है लेकिन फर्स्ट लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इसलिए यहाँ पर है इंजैपमेंट। पोएम के इस स्टैंजा में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुए हैं वो हैं एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड एलिट्रेशन। एसोनेंस क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ ए वॉवेल साउंड।
ही लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पर ई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है तो यहाँ यूज़ हुआ है एसोनेंस का। एंड हिज स्ट्रेंथ बार्स, यहाँ पर एस साउंड जो कि वर्ड की स्टार्टिंग और एंड में यूज़ हुआ है, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट से लिटरली डिवाइस का यूज़ हुआ है। एंड हाइंड बार्स, यहाँ पर बा कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स की स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। पोएम के लास्ट स्टैंजा में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं वो हैं एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है ही हियर्स में, जहाँ पर हा साउंड, और एसोनेंस का यूज़ हुआ है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज लाइन में, जहाँ पर आई साउंड बहुत प्रोमिनेंट है। लास्ट पोएटिक डिवाइस जो इस स्टैंजा में यूज़ हुआ है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का यूज़ किया गया है एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पर एक ही सेंटेंस 2 लाइन्स में कंटिन्यू हुआ है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। इन लिटरली डिवाइसेस के अलावा इस पोएम में एक और लिटरली डिवाइस का यूज़ हुआ है, वो है पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि इस पोएम में टाइगर को ही से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको पर्सोनिफाइड किया गया है। सो विद दिस वी हैव कम टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पोएम समझ में आ गई और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। इस तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल अभिषेक एकेडमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सजेशन है या कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू।